अब हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। एक तो जी सर। हमें उन सभी लोगों की सूची बनाना चाहिए जो जय गुरुदेव मिशन में ढकोसला नहीं कर रहे हैं, जिनकी आत्मा विराजित है, जो चाहेंगे कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी जमीन पे उतरे। राइट। जी और जय गुरुदेव ही मिशन में जो सत्संग करने वाले लोग हैं उनकी सूची बनाई जाए, जो भारत में कहीं भी सत्संग कर रहे हों, किसी भी कोने में सत्संग कर रहे हों। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे होंगे, कुछ लोग तो जहाँ के भी गुरु भाई हैं वहां से बातचीत करके उन सत्संग पे जो माइक में बैठ के पब्लिक को जो गुरुदेव जी के उपदेशों को समझाते हैं उनकी सूची बनाई जाए। राइट। जी जी। अच्छा, जय गुरुदेव के जो उपदेश देने वाले लोग हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो सकेंगे, क्योंकि वो लोगों को जगा रहे हैं, लिहाजा जोड़ने वाले लोगों में की संख्या उनके लिए बड़ी करना बहुत आसान काम है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी। तो तो उनको इस व्यवस्था में अपने आप महत्वपूर्ण हिस्सा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल ये तो बिल्कुल। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इस ओपन बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो जो जोड़ेगा वो पाएगा। राइट। और जी जी। इसमें अपन ने ये ध्यान रखा है कि यदि उसका दिमागी स्तर बहुत अच्छा नहीं है तो हम्म। भी अपने पूरे मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे चंद्रगुप्त चाणक्य की जो फौज खड़ी है, मुख्य जिम्मेवारी उसकी है। ड्राफ्ट कानून बनाने से लेके टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके उसके माध्यम से जो बदलाव लाना है, वो जिम्मेवारी चंद्रगुप्तों की नहीं है। चंद्रगुप्तों को केवल शब्दों की लड़ाई करके लोगों के पास पहुंच के, लोगों के घर जाके, लोगों को चाय पी के, लोगों को समझा के, लोगों को जोड़ना है, ये चंद्रगुप्त की भूमिका है। राइट। तो जी जी चंद्रगुप्त और चाणक्य एकदम अलग अलग भूमिका में है। जी। चाणक्य प्रचार की भूमिका में नहीं जा रहा है, और चंद्रगुप्त जो है वो केवल जो है अपने लोगों के बीच में जाके चाय पी रहा है, या जिसके पास कोई दूसरा साधन है, जैसे आप जो है ना ब्रोकर्स की मीटिंग बुला सकते हैं, या जो जो जिस तरीके से वो जुड़ा हुआ है, जो एक साथ ज्यादा लोगों को जोड़ सकता है, या स्कूल कॉलेजेस में हम जाके बच्चों को जोड़ सकते हैं। राइट। बच्चों के जी जी माध्यम से वो अपने कम से कम फैमिली के लोगों को, अपने मित्रों को तो जोड़ ही पाएगा। ठीक है ना? जी। और ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा लाभ भी होगा, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी जो है अभी पड़ी हुई है। यदि उन्हें सतयुगी वातावरण मिल जाएगा, यदि उन्हें अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और एक ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी जहां पे कोई गलत निर्णय लेने की सोच, हिम्मत और औकात तीनों चीजें ही नहीं रखता है। राइट। क्योंकि यदि वो गलत निर्णय लेगा तो दंड के साथ साथ उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। तो अभी जो जो भी गलत निर्णय लेते हैं वो कुछ ना कुछ लाभ के लिए लेते हैं। जब लाभ जी। तो दूर है, आपको उससे बड़ी हानि होगी, तो कोई गलत निर्णय लेने की हिम्मत कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वो निर्णय लेने के पहले 4 बार ये इंश्योर करेगा कि उसका निर्णय सही जी। है कि नहीं? बिल्कुल। और आपको जो है बाकी स्पेयर ऑफ लाइफ में, जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका जो पॉल्यूशन है, आपका जो पानी का स्तर है, जो कॉन्टामिनेशन है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो सभी पानी के स्रोत एकदम निर्मल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे अंडरग्राउंड पानी हो, और यहाँ तक कि जो आपका सीवेज है उसमें माइक्रोब्स का यूज करके उन्हें 24 घंटे के पहले ही डिसइंटीग्रेट करके मैन्युअर और एनर्जी में जो मीथेन वगैरह बनती है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जिसको आप लाइबिलिटी और बदबू और जहां उसको डालते हैं और वो वहां गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में उस सीवेज में इतना केमिकल मिला हुआ है कि उसका नेचुरल डिसइंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। और वो जहां जा रहा है वहां पर जो है, यदि वो धोखे से लोग सब्जियों वब्जियों में दे दे रहे हैं कुछ लोग, तो वहां की वो सब्जियां
दिखने में चाहे खूबसूरत दिख रही हो लेकिन वो विषाक्त हो गई हैं। तो इतने माइक्रो लेवल पे आपको इफेक्ट पड़ने वाला है जो और कोई सिस्टम की सोच का हिस्सा ही नहीं है। आज आपका नेता क्या सोचता है कि मुझे वोट दे दो, मैं जो है ना जीत जाऊंगा, बस इसके बियॉन्ड उसकी कोई सोच है क्या? ना सोच है ना औकात है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। यदि हम बड़े संक्षिप्त तरीके से बच्चों तक पहुंचे, चाहे बच्चों तक पहुंचने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का उपयोग करें, चाहे हम बच्चों तक पहुंचने के लिए कोचिंग सेंटर का यूज करें, चाहे हम बच्चों को पहुंचने के लिए हॉस्टल का उपयोग करें, और चाहे बच्चों तक पहुंचने के लिए हम घर की इकाई का यूज करें, ठीक है ना? जैसे घर में पहुंच गए तो घर के बच्चे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो हमारा मॉडल सब तरफ से जब हम करें, इसमें मालूम नहीं, आपने शायद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, इस व्यवस्था में 5 अंतःविधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं, ठीक है ना? आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है क्या? 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्य विधाएं नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको मैं भेज भी देता हूं और आप उसको जरा पढ़िए, ठीक है ना जी। तो 5 अंतःविधाएं हैं, खुद को जोड़ो, ठीक है ना? फिर है अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ो, दूसरी अंतःविधा। तीसरी अंतःविधा है कि अपने रिश्तेदारों से को जोड़ो। चौथी है अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ो जी। 5वीं है कि अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो जी। फिर 6वीं है कि आप जो है, तो ये बेसिकली जो एकदम क्लोज नेट हो गया है उसको आप अंतःविधा कहते हैं, जिसको 5 में ही उसको सीमित किया गया था, ठीक है ना? अब आप जो है बाकी जो बाह्य विधाएं हैं उसमें आप जो है उन तक पहुंचकर उन सभी इंटरेस्ट ग्रुप तक पहुंच रहे हो जो कि लाभान्वित होने वाले हैं, राइट? तो पहला जो ग्रुप होगा वो युवा और विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना? किसान, जिनकी आमदनी 5 गुना बढ़ने वाली है और उनके खर्चा लगभग 0 पे पहुंचने वाला है, तो खर्चा होगा नहीं, आमदनी होगी और 1 MSP मिनिमम गारंटेड पहुंच जाएगा, और वो भी खर्च भी, राइट? जी जी। क्योंकि खर्चा जो वहन करने के लिए इसी मॉडल में एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट बनाया गया है। तो जितनी कॉस्ट आएगी, जैसे आपने बीज की कॉस्ट है, राइट? या आप बड़ा पौधा पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसकी जो नर्सरी से सीधा पौधे का जो है ना बड़ा पौधा आपके यहाँ पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट है, राइट? इवन जो लेबर जाके आपके खेत पे काम करेगा उसकी कॉस्ट है। वो सब कॉस्ट जो है वो यदि किसान से ना ली जाए और किसान को एक पूरी MSP दे दी जाए तो उसकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल राइट सर। मतलब 0 एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर, ना बीज का, ना खाद का, ना, और खाद भी तो वो वाली रहेगी, जैविक खाद रहेगी, कोई दूसरी खाद तो रहेगी नहीं, वो तो प्रतिबंधित होगी, उसका उपयोग करना प्रतिबंधित होगा, क्योंकि वो आपके फूड चेन को पॉइजनस कर रही है। हाँ जी। उसके अभी वर्तमान जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी उसने मिट्टी को इनफर्टाइल कर दिया है, राइट? वो ऊसर हो गई है। अब आप जो है उसे इस रासायनिक खाद के सहारे पैदावार कर रहे हो, और उस पैदावार में जो आप रासायनिक चीजें डाल रहे हो वो आपके फूड चेन में चली जा रही है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है जी। और हम लोग अपने लाभ के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे वही किसान जो कि अन्नदाता कहलाते हैं वो हर चीज में हार्मोन्स लगा रहे हैं। कई किसानों को मैंने ये कहते सुना है कि भाई मैं खाद और उसका जो रासायनिक खाद का पब्लिक के लिए अलग पैदा करता हूँ, 1 एकड़ में अपने लिए जैविक में अलग से पैदा करता हूँ। इसका मतलब देखिए कि ये सोच कि मैं दूसरे लोगों को जहर पैदा कर रहा हूँ और खुद जो है ना अच्छा भोजन करना चाहता हूँ, ये सोच जो है किसी अच्छी व्यक्ति की सोच हो सकती है क्या?
जी, नहीं, आपका क्या बिल्कुल सोचना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे ये हैं। किसी अच्छे व्यक्ति की सोच हो ही नहीं सकती। जी, आप ये बताइए कि वही व्यक्ति जो है हम्म, गाय को, भैंस को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जी में सब जगह हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है और उसका दूध बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों में एबनॉर्मलिटी आ रही है, जो बच्चे मोटे हो रहे हैं, बेडौल लंबे हो जा रहे हैं, वो सब जो है इन हार्मोन्स का प्रकोप है। जी, और वही दुष्टता आपके दूध में आ रही है। तो हम ये बात तो समझ ही नहीं रहे हैं कि जो है, जब हमारे पास गायें कम हैं, दूध प्रोडक्शन 16 करोड़ लीटर है, तो 64 करोड़ लीटर दूध जो बेचा जा रहा है, उसे रोकने की सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये काम 15,000 के एक छोटे से ऐप बना के किया जा सकता है, मात्र 15-20 हजार में। जी, लेकिन ये सोच का हिस्सा नहीं है ना, जी, क्योंकि जो उससे अवैध धन कमा रहा है वो इनका कार्यकर्ता बना हुआ है, जी, वो जो है ना इनको चंदा दे रहा है। जी, और ये तो चंदे से बाहर और ऐसे जो है ना फालतू के लोग इनसे मिल जाए तो बस इनसे उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उस पैसा से एडवर्टाइजमेंट करके ये करके लोगों को मूर्ख बना के और अपना वोट बैंक बना लेंगे। जी, तो ये जो दुष्टतापूर्ण चीज है, ये हम इसमें जैसे संत समाज तक को जोड़ने की बात कही गई है, राइट? जी, मतलब जो 16 विधाएं हैं उसमें से संत समाज भी एक है, और संत समाज को जोड़ने की जो विधा है वो बहुत सोच समझ के की गई है। क्योंकि एक चीज नरेंद्र जी आपको मेरे ख्याल से जरूर मालूम होगी कि जी, संत समाज को तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है जब तक वो जन कल्याण ना करे। जी, जो भी संत जो है अकेला आराधना करेगा उसे संत मार्ग से मोक्ष नहीं मिलेगा। जी, ये आपको मालूम है कि नहीं? यदि आप बिल्कुल, संत बने हैं तो संत उसमें मोक्ष पाने के लिए एक बड़ा हिस्सा आपको जन कल्याण में लगाना पड़ेगा। यही कारण है बुद्ध को जब सब ज्ञान मिल गया था तो फिर उनको जो ना हम लोगों के बीच में जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बिना जी, जन कल्याण किए वो जो है जहां मोक्ष में पहुंचना चाहते थे, जो ईश्वरीय बनना चाहते थे, वो नहीं बन सकते थे। आप हर संत को देख लीजिए, जो ठीक और सही संत है उसके जीवन में जन कल्याण जरूर होगा, नहीं तो उन्हें उसे मोक्ष ही नहीं मिलेगा। जी, चाहे उसको ज्ञान हिमालय में मिला हो, लेकिन उसे पब्लिक में आके पब्लिक के जन कल्याण का काम उसे करना ही पड़ेगा, जी। नहीं तो उसे एक मोक्ष विषय नहीं है मिल सकता हम लोगों है। के, सॉरी मैं माफी हाँ, चाहता हूँ, हाँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी। एक विषय है हमारे दिमाग में अभी अभी आया है, बोलिए। और 2 साल पहले मैं इस मिशन पे एक्शन भी किया, बट सफलता हमें नहीं मिली। उस पर मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी धर्म का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे राष्ट्र हित में काम हो, आप अंग्रेजों के जमाने के देखिए, उस समय भी उसकी जरूरत थी इकोनॉमी की, क्योंकि जब उनको इकोनॉमी की जरूरत थी तो चौरी चौरा कांड भी किया था उन्होंने, बाकी भी काम किया उन्होंने, ठीक है। तो और किसी अगर धार्मिक संस्था की बात करते हैं या किसी संत की बात करते हैं तो वहां भी इकोनॉमिक की बात आती है कि बिना इकोनॉमिक के धर्म का काम भी नहीं हो पाता है। कहा भी जाता है कि धन से धर्म की रक्षा होती है। तो जिस मिशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है सर, इसमें भी हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, यदि हम लोगों को देखो, यदि हम लोगों को जोड़ लेंगे तो आज के जमाने में जब आपको महसूस होगा, एक कॉल दे दीजिए कि भैया 10-10 रुपए जो है ना फोन पे जो है ना डोनेट कर दो। जब जरूरत होगी उस दिन मांगो ना आप। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक फंडा मतलब आपका अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि तब तक जो है जो कहते हैं 10% अपनी ही आय का खर्च करना चाहिए, तो हम अपनी आय से तब तक खर्च कर लें जब तक हमारी बर्दाश्त सेवा में है। जब हमसे लोग जुड़ जाएंगे, हाँ, और हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे मिशन को समझेंगे, उनसे कुछ भी ले सकते हैं काम, उनसे शारीरिक श्रम ले सकते हैं, उनसे आर्थिक ले सकते हैं, बाकी भी ले सकते हैं। ये बात तो सही है।
लेकिन नहीं, केवल वो भी चीज नहीं और है, मैं आपके बताना एक चाह रहा कॉल पर फोन पे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि एक आपकी चीज मैं सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। 10 रुपए तो सर आपको भिखारी भी दे देगा। सर एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूँ आपसे हाँ कि अभी तक के जितने भी राजनेता हैं हाँ या जितने भी फिलोसफर हैं, हाँ हाँ उन्होंने क्या कहा कि ये काम हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं, राइट। एक तो ये चीज होती है कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक काम और भी है जिसको 2 साल पहले हमारे बेंगलोर के एक IITian है जो 92 बैच से यहाँ पास आउट हुए थे BHU से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, और दुनिया के बहुत सारे देशों में गए। आपका जो सैमसंग का जो एप्स है उन्हीं का डेवलप किया हुआ है। तो अभी भी बहुत सारे काम वो करते रहते हैं, इस समय बंगलोर में है। तो वो बहुत बड़े IT सेक्टर के व्यक्ति हैं। उन्हीं का एक दोस्त है जो इस समय नरेंद्र मोदी के यहाँ IT सेक्टर में काम कर रहा है, वो भी गुप्ता जानकर के हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उन्होंने एक मेरे सामने एक तो जैसे आज आप मतलब एक मिशन पे चीजें हमारे बीच में रखे हुए हैं, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टार्टअप की बात हमारे सामने रखी थी और उन्होंने कहा कि नरेंद्र जी ये जितने नेता हैं ये भाषण केवल दे रहे हैं, इनको कर नहीं रहे हैं, हम इनको करके दिखा सकते हैं। और अगर हमने इस स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया, अब पूरे उत्तर प्रदेश में 1 टाइम लॉन्च कर दो, ठीक है ना, 1 टाइम लॉन्च कर दो, या जो कैपेसिटी है इकोनॉमिक कैपेसिटी को लेकर के जिस जिले को या 10 जिलों को 20 जिलों को लेकर के चलेंगे तो इतने सांसद तुम्हारे कहीं गए नहीं है। लेकिन ये काम पब्लिक के बीच में करने की जरूरत है। उन्होंने एक एग्रो पे स्टार्टअप लॉन्च किया था। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचना चाहते हो, और मुझे लगता है कि लक्ष्य पे पहुंचने का सबसे आसान तरीका है कि आज हर व्यक्ति जो है पीड़ित है, उसकी पीड़ा को दिखाइए और कैसे बदलाव होगा। और वो बदलाव बड़ी आसानी से तब हो पाएगा जब आप सरकार के आपके नियंत्रण में होगी और आप वो चीजें कानून, प्रोसीजर्स, व्यवस्था और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एफर्टलेसली आप जमीन पे उतार देंगे। अभी आपको उतारने के लिए किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है, फिर वो आपकी प्रायोरिटी का हिस्सा होगा। जैसे अज्यूम करिए कि यदि अपन ने कहा कि हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत करना है और उससे हमें 10 गुना पैसा जो आज सरकार के पास आ रहा है वो एफर्टलेसली आ जाएगा, किसी को पिंच नहीं होगा, किसी को टैक्स का बर्डन नहीं होगा, उससे महंगाई नहीं होगी और बड़ी आसानी से हम जो है भ्रष्टाचार से लेकर सभी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करके साइबर क्राइम फ्री भारत पहले बना लेंगे, अपराध मुक्त भारत बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। और ये साइबर क्राइम फ्री भारत बड़ी आसानी से 6 महीने से 1 वर्ष के प्रयास से बहुत ही आसानी से जमीन पे उतारा जा सकता है। और उसमें बहुत सारे एंगल पे काम करना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करना होगा, जो कंपनियां हैं उनसे जो है ना वो एग्रीमेंट करना पड़े, ढेर सारे काम होंगे जो बैकग्राउंड में, मतलब, लेकिन साइबर क्राइम करना एक पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी, राइट। जैसे ही आप साइबर क्राइम को हैंडल कर लेंगे तो लोगों को डिजिटल एनवायरनमेंट में अपने आप को और सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, राइट। इसके बाद आपको डिजिटल करेंसी में पहले वर्ग का जो है ना दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और पेपर करेंसी मेंटेनेंस की बहुत बड़ी कॉस्ट है। पेपर करेंसी का प्रिंट पेपर कहाँ से आ रहा है, प्रिंट क्या आ रहा है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स क्या रखे जा रहे हैं, नोटों को जो है ना जहाँ पे भंडारण हो रहा है कहाँ रखा जा रहा है, उसको जो है ATM तक पहुंचाने की व्यवस्था में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मेंटेनिंग पेपर करेंसी इज ए वेरी कॉस्टली अफेयर और बहुत ही अपने आप में ससेप्टिबल भी है। अब कोई व्यक्ति जो है जब देसी लग जाएगा उसकी भी एक्सेस उसी टेक्नोलॉजी पे है, उसके पास भी एक्सेस उसी तरीके के कागज पे है, वो भी उसी तरीके के फीचर्स के नोट। हो सकता है कि आपने कुछ एक आध दाएं बाएं कुछ अलग से कर दिया हो, लेकिन उससे मिलता जुलता वो भी कम से कम आम आदमी को समझ में आने वाला नहीं होगा वो, राइट। तो आप फर्जी करेंसी, काउंटरफिटेड करेंसी के माध्यम से जो है
कितनी इनस्टेबिलिटी ला सकते हो, ड्रग्स से लेके माफिया से लेके भारत को बांटने वाली शक्तियों को भी आप धन पहुंचा सकते हो, और आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं उस काम के लिए। तो हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत करते ही हमारी सभी समस्याओं का जो है ना निदान निकल आएगा, और हमें भारत के विकास के लिए 10 गुना पैसा तो केवल पेपर करेंसी फ्री भारत से मिल जाएगा, क्योंकि उसके बैक एंड पर एक 2% की ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, दैट्स ऑल। तो वो ट्रांजैक्शन फीस का जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम होगा वो आज के टैक्सेशन से बहुत ज्यादा, मतलब जो आप रेवेन्यू अभी सरकार के पास आ रहा है उससे 10 गुना रेवेन्यू आएगा, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी कलेक्शन के एफर्ट के। आज आप बताइए, आप कितने लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, जो रेड कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, वो खुद जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कई बार रेड के दौरान वो खुद जो है ना चीजों को लूट के ले जाते हैं। जब वो खुद चीजों को लूटेंगे तो उनकी प्रवृत्ति आपराधिक होगी या सात्विक होगी? आपराधिक। तो वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है ना बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आपको कंप्लायंस के लिए लोग ही नहीं लगेंगे। एक बहुत ही परिवर्तित भारत इफर्टलेसली जमीन पर उतर जाएगा, इफर्टलेसली, जो आपके केवल इकोनॉमी को ही नहीं, आपके एग्रीकल्चर, पानी, वातावरण, मतलब हर चीज को बदल देगा, इंक्लूडिंग योर स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। और कानून के माध्यम से और रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से किसी भी अपराधी को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आपको पुलिस की जरूरत नहीं होगी। जो आज का कानून है उसके तहत ही आप रेवेन्यू स्ट्रीम बांट के बड़े से बड़े अपराधी को योग्य व्यवस्था के तहत गिरफ्तार कर पाएंगे और 3 से 30 दिन के अंदर उसे सजा भी दे पाएंगे। तो नेगेटिव टेंडेंसी ही विलुप्त हो जाएंगे। आज गड़बड़ी करने वाला इसलिए गड़बड़ी करता है क्योंकि गड़बड़ी का वो करने के बाद वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है, और उससे जो लाभ से वो अपने आप को जो है अच्छी जिंदगी जी रहा है, लोगों को ऊपर जो है ना चौधराहट कर रहा है और नेता भी बन जा रहा है, और उसका समाज में दबदबा है, लोग बाग उसको जो है ना डरते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन उसको जो है ना जो सम्मान अनावश्यक मिलता है उसके दरबार में जाते हैं, उसका जो है ना फोटो लगाने का और सब कुछ लगाने का वो करते हैं। तो ये टेंडेंसी ही विलोपित हो जाएंगी। देखिए मैं आपको एक खाका बताता हूँ, राइट। आज का जो है 43 सेक्शन सीआरपीसी का हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है, राइट। 2 परिस्थितियों में, एक के उसके सामने अपराध हो रहा हो और दूसरा कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, घोषित अपराधी हो, ठीक है ना। अब हमें छोटा सा नियम में परिवर्तन करना है कि यदि आप 3 दिन के अंदर सरेंडर नहीं किए तो आप घोषित अपराधी होंगे, राइट। आपको जो है ना अरेस्ट करने के लिए इनाम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 5 दिन तक अरेस्ट नहीं हुआ तो से आपको 15,000 20,000 रुपए मिलेगा, राइट। यदि वो 7 दिन तक अपने अरेस्ट को जो है ना छिपा ले जाएगा तो आपको से 50,000 रुपए मिलेगा। यदि उसने 15 दिन तक अपनी गिरफ्तारी छिपा ली तो 1 लाख मिलेगा। अब बताओ, जैसे जैसे जो है ना रिवार्ड की मनी बढ़ती जाएगी, वैसे ही जो है ना वो व्यक्ति जो है ना बिना पुलिस की गिरफ्तार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि वो डेडली भी है और आदि एज्यूम करिए कि उसको गिरफ्तार करने पे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो लोग बाग ट्रेंड वेपन के साथ रजिस्ट्रेशन करा के जो है ना उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है ना अपने सर्टिफिकेट पालेंगे। यदि आप कहेंगे कि इस सर्टिफिकेट के लोग ही गिरफ्तार करने के अधिकृत होंगे क्योंकि ये डेडली व्यक्ति है, तो जो फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, जो वेपन की ट्रेनिंग चाहिए, उसके लोग बाग जो है ना ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि वो एक वायबल प्रोपोजिशन होगा। तो ये बड़े अपराधी बन ही नहीं पाएंगे। आज की घटिया व्यवस्था, जो गंदे ढंग से धन आ रहा है, उसके आधार पर ये लोग अपने आप को महिमा मंडित कर पा रहे हैं, मंचों पे बिठा पा रहे हैं। और पहले तो मंच पे अकेले बैठते थे, अब तो खुद नेता बन जा रहे हैं। ये बहुत आसानी से हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो नरेंद्र जी, अब जो है मैं पड़ाव पे पहुंच गया हूं, तो हमें अपनी वार्तालाप को यहाँ पे विराम देना होगा, है ना। और हम इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप एक सूची बना लीजिए
जो हमने आपको 3 सूची बनाना है आपको। पहली सूची वो बनाना है कि ऐसे जो है लोग जो कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को सिंसियरली, नशा मुक्त और वो तो ठीक ही ठीक है, जो अन्य भविष्यवाणियों, व्यवस्था प्रवर्तन की भविष्यवाणियों को जमीन पे उतारने के लिए कृत संकल्पित जैसे हैं, ऐसे लोगों की एक सूची बना लें, राइट। दूसरा जो है, जो विभिन्न गांव जगह जाके हर जो ना वीक में जो कहते हैं, जो वो जो हर वीक में पहुंच के और कहीं ना कहीं सत्संग करते हैं, कहीं ना कहीं गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां और उनके उपदेशों को पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए, राइट। और अपन नहीं जानते हैं तो उस प्रदेश के उससे कर ली जाए। और तीसरा, जो जय गुरुदेव जी से नहीं जुड़े हैं, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक जो कि व्यवस्था बदलाव में उनकी रुचि है, वो अच्छे भारत को, सतयुगी भारत को जमीन पे उतारना चाहते हैं, ये जो है उनकी सोच का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये सूची के साथ जो है ना, अपन अगले 2-3 दिन में यदि आप एक काम करेंगे, फिर तो सूची तो चलती ही रहेगी, अभी कम से कम कुछ लोगों के नाम उसमें कर लेंगे तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि अपन ये ना कहें कि हम एग्जॉस्टिव सूची बनाएंगे। यदि मान लो अभी हमें 2-2, 3-3 नाम याद आ रहे हैं हर सूची के, तो अपन 3 से प्रारंभ करें, राइट, और उसमें नाम जोड़ते जाएं, और जैसे जैसे नाम याद आता जाए, वो जो है ना लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के जो है ना, कि आज 3 नाम ही समझ में आ गए हैं, आज 2 नाम समझ में आ गए हैं, आज एक ही नाम समझ में आया, या आज एक भी नाम समझ में नहीं आया, ठीक है, निकल जाए। थैंक यू। हाँ, तो है ना, ये जो यदि अपन ये काम करेंगे तो हम बहुत आसानी से जो बात पहुंचा पा रहे हैं, और हम जो बात पहुंचा रहे हैं वो बहुत ही लोगों के लिए सामयिक ही अकेली नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई आज की व्यवस्था में कष्ट में है, हर कोई आज की व्यवस्था में कष्ट में है, राइट। तो राहत हर किसी को चाहिए। तो और भूमिका जिसको जो करना हो वो अपन देखते हैं, कि वो सदस्य भूमिका में खुश है तो उसको देख लेंगे, चंद्रगुप्ती भूमिका में है तो आ जाए कंपटीशन में, लोगों को जोड़े और लोगों के साथ साथ चाय पिए, लोगों के साथ सम्मेलन करे, लोगों को जोड़े, इस भूमिका में लग जाए। नहीं, चलिए, तो इसी के साथ जो है ना वाणी को विराम दिया जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।